आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि विषय हिंदी के लिए जितने भी इसमें PYQs हैं जो कि अन्य अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उनका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें मैं कुछ उत्तर के साथ साथ अन्य चीज़ों का भी बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं कि आज के प्रश्न किससे संबंधित है। तो आज के प्रश्न जो है आदिकाल से संबंधित है। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इसका अच्छे से विश्लेषण करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है वो उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उपयुक्त कथन विजयेंद्र स्नातक का है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। तो हमने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके विषय में चर्चा किया था। ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा जो कि 1893 में स्थापित होती है, तो उसी के द्वारा सन 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर नामक एक शब्दकोश का संपादन किया जाता है। तो इस संपादन का जो नाम है वह बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा रखा जाता है। फिर इस ग्रंथ की जो भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से शुक्ल ने क्या किया, इतिहास लिखा। फिर बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा यह एक स्वतंत्र पुस्तकार के रूप में क्या होता है, सामने प्रकाशित होता है, जिसमें लमसम 900 वर्षों का जो क्या है इसमें वर्णन मिलता है और उनको 4 भागों में रामचंद्र शुक्ल बांटते हैं। अब अगला प्रश्न है दूसरा कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा का नाम दिया है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नाम रखा गया है। आइए और भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा या भाषाविद के द्वारा देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने आदिकाल का नाम रखा है। तो इसमें डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने चारण काल रखा है, दूसरा मिश्र बंधु जिन्होंने आरंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे कि मिश्र बंधु ने आरंभिक काल और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल रखा है। चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने वीर गाथा काल। पांचवा है राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने सिद्ध सामंत युग। और छठा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने बीज वपन काल। और सातवां है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिन्होंने वीर काल। और आठवां है हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने आदि काल। और नौवां डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिन्होंने चारण काल तथा संधि काल रखा है आदिकाल का नाम, तथा डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल। तो आदिकाल का आदिकाल किसने नाम रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा है? तो हिंदी इतिहास को चारण काल, हिंदी जो साहित्य है आदिकाल का नाम जो चारण काल है वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा है। थोड़ा जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में हम लोग थोड़ा इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, लेकिन थोड़ा एक बार और दोहरा देते हैं कि इनके ग्रंथ का जो नाम है वह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि इसमें सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, जो काल विभाजन है और नामकरण का पहला प्रयास किया। जैसे कि इन्होंने क्या किया, जो हिंदी साहित्य है उसको 11 कालखंडों में बांटा है और उनका नामकरण किया है। लेकिन इनका जो भाषा रहा है वह इंग्लिश की तरह ही क्या इनका ग्रंथ रहा है, मतलब कि जो कालखंड बांटे हैं तो संपूर्ण हिंदी को इन्होंने 11 कालखंडों में बांटा है। फिर है अगला प्रश्न कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। अगला प्रश्न है आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। आइए थोड़ा राम कुमार वर्मा के बारे में मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या थे, एक आलोचनात्मक इतिहासकार थे। ठीक, आलोचनात्मक इतिहासकार थे। तो इन्होंने एक आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ। ठीक,
जो कि 1938 में प्रकाशित होता है। तो इसमें केवल क्या है कि भक्ति काल तक का ही इतिहास लिखा गया है, ठीक। जैसे कि आदि काल के बाद भक्ति काल, जिसमें क्या बोलते हैं, कृष्ण काव्य हो गया और राम काव्य हो गया। तो इन्होंने यहीं तक क्या किया है, इतिहास को सिर्फ लिखा है। और इन्होंने इनका जो इतिहास है टोटल इन्होंने कितने भागों में बांटा है, 7 खंडों में बांटा है, मतलब 7 प्रकरणों या टॉपिक्स में बांटा हुआ है। और इनका राम कुमार वर्मा क्या मानते हैं कि जो अपभ्रंश के कवियों को आदिकाल में क्या किया, इन्होंने इतिहास स्थान दिया है। जो अपभ्रंश के कवि हैं, जो हिंदी जैसे कि हम जानते हैं कि पाली हो गया, प्राकृत हो गया, फिर अपभ्रंश आता है, फिर हिंदी आता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपभ्रंश के कवियों को आदिकाल में क्या किया है, स्थान दिया है। और स्वयंभू को इन्होंने क्या माना है, पहला कवि माना है। छठा प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो बीज वपन काल किन्होंने दिया है, बीज वपन काल हजारी क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। सिद्ध सामंत युग राहुल संक्रियात्यायन के द्वारा दिया गया है। और संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा सही है, वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल सही है। लेकिन बीज वपन काल जो कि मिश्र बंधु नहीं, यह दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या दिया गया है, आरंभिक काल, और गणपति चंद्र गुप्त द्वारा प्रारंभिक काल। सातवां प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल, वीर काल किसने कहा है, ठीक, वीर गाथा नहीं, वीर काल किसने कहा है? तो यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। वीर 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 काल से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऐसे याद कर सकते हैं। आठवां, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रारंभिक काल है या फिर आदि काल है, उसका वीर गाथा काल कहा है। फिर अगला प्रश्न कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ पे वीर गाथाओं की रचना हुई थी, वीर चारणों की रचना हुई थी, जिसके आधार पर इन्होंने इसका नाम वीर काल रखना सही समझा। 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनमें सिद्ध सामंत युग नाम इनके किनके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया था सिद्ध सामंत युग काल। तो थोड़ा राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इनका जन्म 1893 में होता है। और कहाँ पे होता है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो जो राहुल सांकृत्यायन ये कहाँ के हैं? यूपी के रहने वाले थे। और इनका देहांत कब होता है? 1963 में। मतलब 1893 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1863 में होता है। 93 का उल्टा कर देंगे तो 63 आ जाएगा, है ना। और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। खासकर ये क्या है, मतलब घुमक्कड़ एक तरह के क्या थे, कवि थे। मतलब इनको घूमना वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद था और जहाँ जाते थे घूम घूम कर कुछ न कुछ नई रचनाओं को ये लिखा करते थे। तो जैसे कि जीवन यात्रा हो गया, मेरी जीवन यात्रा हो गया, वोल्गा से गंगा हो गया, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, तो इन सब ये क्या है, इनके रचनाएं हैं। और राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? केदारनाथ पांडे, याद रखें, केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम है। राहुल सांकृत्यायन का केदारनाथ पांडे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम आदिकाल को आदिकाल कहा है। थोड़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ कि इनका जन्म 1907 में होता है। इनका जन्म हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनका जन्म 1907 में होता है। कहाँ पे होता है? छपरा जिला। कहाँ पे है ये? बलिया उत्तर प्रदेश में है, ठीक। मतलब कि जिला बलिया है और यह उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पे इनका जन्म होता है। और इन्होंने विशेष करके बहुत सारे आलोचना के पुस्तकें लिखे हैं, ठीक है। ज़्यादातर आलोचना पुस्तकें लिखे, जैसे अशोक के फूल हो गए, कल्पलता हो गए, और 4 उपन्यास भी इन्होंने लिखे जो प्रसिद्ध हैं, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई, चारू चंद्रलेख हो गया, पुनर्वा हो गया, नामदास का पोथा हो गया, ये सब हो गया। तो इनके जो उपन्यास हैं आप बचपन से याद कर सकते हैं ना, बचपन से। जैसे कि बी से आप याद करते हैं बाणभट्ट की कथा, और सी से चारू चंद्रलेख, और पी से आप याद कर सकते हैं पुनर्वा, और उसके बाद जो ए है, यहाँ पे एन नहीं ए कर दीजिएगा, तो आप ए से याद क्या कर सकते हैं? अनामदास का पोथा। तो इन्होंने हिंदी आलोचना साहित्य भी लिखा है, जैसे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हो गया, हिंदी साहित्य की भूमिका हो गया, और कबीर हो गए। इनके क्या है? प्रमुख प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगला है 13वां नंबर प्रश्न की हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नामकरण किया है, जिनका जन्म कहाँ होता है? बलिया उत्तर प्रदेश में 1907 में होता है। अगला प्रश्न है कि
15वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नहीं है। जो इसमें आदिकाल का नाम है उसमें से कौन सा गलत है। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल है, ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। गद्यकाल, गद्यकाल तो आदिकाल नहीं है, ये आधुनिक काल में आता है। चारण काल सही है। और सिद्ध सामंत युग जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया है, तो ये भी सही है। और चारण काल किसके द्वारा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। तो यहाँ पे जो गद्य काल है वो गलत है। फिर अगला नंबर प्रश्न है 16वां कि आरंभिक काल को, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है। तो प्रारंभिक काल किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति, गणपति के नाम में प आता है तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ये प्रारंभिक काल का है। और मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। अगला प्रश्न 17वां नंबर की हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है वैज्ञानिक इतिहास के लेखक गणपति चंद्र गुप्त। 18वां प्रश्न है गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है। तो यह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी की है। किसकी है यह? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी की। कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं? 11वीं सदी मानते हैं, ठीक। बट अलग अलग कवियों ने अलग अलग माना है। जैसे कि गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन ने 1845 माना है, तो राम कुमार वर्मा ने 13वीं शती माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती माना है। तो जो पीताम्बर दत्त बर्तवाल है, गोरखनाथ के ग्रंथ का संपादन किससे करते हैं? कौन से शीर्षक से? गोरख बानी से। लेकिन इनका समय क्या है? 13वीं शताब्दी माना जाता है। विशेष करके अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो कवि है या लेखक है उन्होंने माना है। अब देखिए यहाँ पे सूची दिया गया है, उसको मिलाना है कि कौन सा इतिहासकार ने क्या नामकरण दिया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या रखा है? वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या रखा है? आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने क्या रखा है? सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधु ने क्या रखा है? प्रारंभिक काल, ठीक। इसको याद रखेंगे। यहाँ पे प्रारंभिक नहीं होगा, यहाँ पे आरंभिक होगा, ठीक है। ऊपर जो वहाँ पे दिया गया था वो गलत था। यहाँ पे मिश्र बंधु आरंभिक और प्रारंभिक गणपति चंद्रगुप्त। गणपति में प आता है तो प से प्रारंभिक याद कर लेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन और गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो यह विवेचित किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। जो उनका इतिहास ग्रंथ है उसको गद्य साहित्य को इस प्रकार से विभक्त किया है कि गद्य का आविर्भाव, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जिसमें प्रथम उत्थान जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। फिर गद्य साहित्य का प्रचार, द्वितीय उत्थान जो द्वितीय से हम लोग द्विवेदी जी कह सकते हैं, तो द्विवेदी जी से संबंधित है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। गद्य साहित्य का वर्तमान गति जो तृतीय उत्थान है जो अब तक चल रहा है। फिर अगला नंबर प्रश्न 21वां की डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। जो इनका पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में जो प्रकाशित हुआ, तो उन्होंने इसमें कहा है। तो इसमें इन्होंने एक विशेष कालखंड जो 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। और इसमें अलग अलग 7 प्रकरणों में क्या किया है? इतिहास को बांटा है। जो कि कहाँ तक है? सिर्फ इसमें जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ इसमें इन्होंने इनका जो इतिहास है वो भक्ति काल तक ही सीमित है। मतलब इन्होंने जो आदि काल हो गया, प्रारंभिक काल हो गया, वहां से लेकर के जो भक्ति काल है वहां तक की बातों को बताया है। फिर 22वां नंबर प्रश्न की बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है। तो बौद्ध धर्म से जो जुड़े साहित्य की भाषा है वह क्या है? पाली है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो इसमें से जो अपभ्रंश से प्रभावित रचना है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। आइए थोड़ा इनके विषय में जान लेते हैं कि यह किसके द्वारा लिखा गया था। तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो कि 1184 में लिखा गया, या शालिभद्र शूरी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? शालिभद्र शूरी के द्वारा लिखा गया था। और यह क्या है? एक खंड काव्य है, ठीक है। एक खंड काव्य है जिसमें 205 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 205 दोहे हैं। और इसमें जो ऋषभ देव के 2 पुत्र हो गए भरतेश्वर और बाहुबली, जो इनके बीच में युद्ध हुआ था इसका वर्णन है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भरतेश्वर बाहुबली है कि भरतेश्वर और बाहुबली के जो बीच में युद्ध होता है उसका वर्णन है, जो कि ऋषभ देव के पुत्र हैं।
तो इसमें जो बाहुबली हैं, भारतेश्वर और बाहुबली दो पुत्र हैं, और जो बाहुबली मतलब दो भाई हैं, भारतेश्वर और बाहुबली दो भाई हैं, और ये किसके पुत्र हैं? ऋषभ देव के। तो इसमें बाहुबली ने क्या हुआ, बाद में क्या करते हैं, तप त्याग से ज्ञान प्राप्त किया। तो इसमें जो बाहुबली हैं ये बाद में क्या करते हैं, तप और त्याग से अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इसे वीर रस से करुण का रस का अंत माना गया है, कि स्टार्टिंग में क्या रहता है, वीर रस रहता है, लेकिन अंत में क्या है, यह करुण रस की ओर अग्रसर हो जाता है। आगे देखते हैं कि 24वां प्रश्न है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास की। यह क्या है, एक अपभ्रंश की रचना है। ठीक, अपभ्रंश क्या है, एक भाषा है जो जिसे हम लोग बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं। जैसे कि पहले हो गया पाली हो गया, फिर उसके बाद प्राकृत हो गया, और पाली हो गया, प्राकृत हो गया, फिर अपभ्रंश हो गया, फिर हिंदी हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, जो भाषा है वो आते हैं, तो इस पे क्या है, अपभ्रंश का प्रभाव देखने को हमको मिलता है। फिर अगला प्रश्न है कि शालीबद्ध सूरी की रचना का नाम क्या है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना का नाम है। और एक और इनके और भी रचनाएं, जैसे कि बुद्धिरास हो गया और पंच पांडव रचित रास, जो कि ऊपर लिखा हुआ था, मैंने नहीं बताया बट बता देता हूँ कि शालीबद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया पंच पांडव रचित रास है, जो क्या है, एक ऐतिहासिक रचना है। क्या है, एक ऐतिहासिक रचना है। शालीबद्ध सूरी की रचना का नाम क्या है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास। पंच पांडव रचित चरित रास के रचयिता कौन है? तो शालीभद्र सूरी है, जो कि क्या है, एक ऐतिहासिक रचना है। मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ इतिहास से संबंधित है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, जो 11वीं शती में लिखा गया एक लोक भाषा काव्य है, वो क्या है? तो ढोला मारू दा दूहा। ठीक है, ढोला मारू रा दूहा 11वीं शती में रचित एक लोक भाषा काव्य है ना, तो जो लोक भाषा से संबंधित काव्य है वो है। तो दूहा घड़ाम पुराणाम अच्छई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर क्या करता है, संकेत करता है। इसमें एक पंक्ति है जो इसके में लिखा गया है, तो ये क्या करता है, प्राचीनता की ओर संकेत करता है। और मूलतः दोह में क्या है, रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों में जोड़ के किया है। तो 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के द्वारा क्या किया गया, कुछ इसमें चौपाइयां जोड़ करके इसका विस्तार किया गया था। तो जो ढोला मारू दा दूहा है वह 11वीं शती में रचित यह क्या है, एक लोक भाषा काव्य है, जो कि कुशल राय वाचक के द्वारा इसको संशोधन करके या फिर इसमें कुछ पंक्ति जोड़ करके बताया गया, जो कि लोक भाषा से क्या मतलब है कि जन की भाषा, आम जनता की भाषा। 28वां प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसने किया है? तो अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सबसे पहले पतंजलि जी ने किया है। ठीक, महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। अवध भाषा से तात्पर्य क्या है? तो अवध भाषा से हमारा तात्पर्य है कि ग्रामीण अपभ्रंश, कि अवध अपभ्रष्ट शब्द की विकृत रूप है। ठीक है, अब अवध क्या है, जो अपभ्रष्ट है उसका एक बिगड़ा हुआ रूप है। इसे अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। अवट अपभ्रंश या एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। ठीक है, तो ये क्या है, जो आर्य भाषा हो गया, हमारे हिंदी हो गया, और भी अलग अलग जो भाषाएं हो गए, तो इसके बीच क्या है, यह एक संक्रमणकालीन मतलब इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। और इसका जो काल है वह 900 से 1170 निर्धारित किया गया है, जो अवट है। और अवध को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी या फिर ग्रामीण हिंदी भी के बीच की कड़ी माना गया है। और यही सब दिया गया आगे कि इसमें और कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे कि अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक हो गई, फिर दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गई, ज्योतिश्वर ठाकर की वर्ण ताकर हो गई, और विद्यापति की कीर्तिलता हो गई। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अवध में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो यह शिक्षा मिलता है। ठीक, अवध अपभ्रंश के प्रवर्तित रूप में अवध का नाम क्या है? तो इसको शिक्षा रूप मिलता है। राहुल संक्रियातंक के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन से हैं? तो पहले बौद्ध सिद्ध कौन है जिन्होंने चर्या गीत और दोहा कोश की रचना की? तो वह है सरहपा। आइए थोड़ा सरहपा के बारे में समझते हैं कि सरहपा आखिर थे कौन। तो ये क्या थे, सिद्ध साहित्य के कवियों में आते हैं। मतलब यह क्या है, एक सिद्ध कवि है, जो कि जो ज्योतिश्वर ठाकुर रचित क्या है, एक वर्णात्मक नामक जो 14वीं शताब्दी में एक मैथिली ग्रंथ है, जिसमें 84 सिद्धों की बात कही गई। 84 सिद्ध हैं। ठीक है,
सिद्ध काल में सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध माने गए हैं, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर की एक किताब है वर्ण रत्नाकर, उसके द्वारा बताया गया है। तो इसमें 84 सिद्ध है, जिसमें से सबसे पहले जो सिद्ध है वह सिद्ध कवि कौन से है? सरहपा है, ठीक, जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, जिनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सरहपाद हो गया, और उसके बाद सरज वज्र हो गया, या राहुल भद्र भी इनका निक नेम क्या है, जो कि इनको बुलाते थे लोग, तो इनका निक नाम क्या है? राहुल भद्र हो गया। तो राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय क्या निर्धारित किया है? 769 बताया है, ठीक है, 769 AD बताया है ना, इनका जो समय है वो बताया है। और दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में क्या है? फेमस है, जो कि इनके द्वारा रचित है। यहीं पे वो बताया गया है जो मैंने बताया। फिर अगला है कि 32वां नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो यह है पुतलिपा। कि सिद्ध साहित्य आदिकाल हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, ठीक, जो कि मैंने बताया अभी, और जिसमें मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और कनखलापा योगिनी थी। मतलब यहाँ इसमें क्या थे? 84 सिद्धों में यह 3 योगिनियां थी, मतलब ये महिलाएं थी। इन तीनों की अतिरिक्त मेखलापा भी सिद्ध योगिनी थी। इनके अलावा एक मेखलापा भी थी, जो कि सिद्ध योगिनी थी। इस प्रकार 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थी, ठीक, 4 महिलाएं। पुतलिपा भी सिद्ध कवि थे, जो शूद्र वर्ण के माने जाते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकार के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अधिकांश जो कवि है वह प्रथम कवि जो हिंदी के शरहपाद को मानते हैं। किसको मानते हैं? शरहपाद को मानते हैं। देखिए, ये सरहपा बोलते हैं, बट इनके में पाद लगाया था लास्ट में। तो पाद क्या है? एक आदर्श सूचक शब्द है, ठीक है। पाद क्या है? जैसे कि आपका टाइटल लगता है ना, मान लीजिए कि आपका नाम अशोक हो गया, कुमार लगा दिया आपने, तो कुमार क्या हो गया? आपका एक टाइटल हो गया। तो एक आदर्श सूचक शब्द है ना, जैसे कि दृष्टिकूट, इसमें पद मिलते हैं हमको देखने को। तो हिंदी के प्रथम कवि नाम शरहपाद है। वे सिद्धों में सबसे पुराने सिद्धों का प्रथम कवि माने जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और राहुल सांकृत्यायन ने इनका जो समय है वह 8वीं सदी माना है, मतलब 793 ईस्वी माना है, ठीक है। 8th सेंचुरी या 8वीं शताब्दी आए, तो इसका मतलब है कि 701 से लेकर 799 के बीच में। और पूर्व आए तो 750 से पहले, और उत्तर आए तो 750 के बाद में, इस तरह से माना जाता है। तो इनका नाम, जो मूल नाम क्या है, इनका निक नेम राहुल भद्र है। और इनके अलग अलग नाम भी और है। सरपाद हो गया, सहोज वज्र हो गया, और पद्म तथा पद्मवर्ज नाम भी इनके मिलते हैं कई सारे ग्रंथों में। और बौद्ध धर्म की जो वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से यह एक है। तो सहजयान के क्या है? यह प्रवर्तक माने जाते हैं। सहजयान के क्या माने जाते हैं? यह प्रवर्तक माने जाते हैं। थोड़ा सहजयान को भी बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर सहजयान क्या है। आगे बताऊंगा, इसका प्रश्न आगे भी है सहजयान से संबंधित, उसको मैं वहां पे बता दूंगा। तो ये सब यहाँ बताया गया। सरहपाद की रचनाओं में संपादित राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश और दोहा आकोश नाम किया है, ठीक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिबद्ध सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने किसे माना है? शालिबद्ध सूरी को पहला हिंदी का कवि माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? स्वयंभू को माना है। किसको माना है? स्वयंभू को माना है ना। देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है, आखिर उसकी जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, थोड़ा इसको मैं समझाता हूँ। कि जो सिद्ध साहित्य है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म है, अभी भी था नहीं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो पहली शताब्दी है, तो वहाँ पे इसकी बैठक होती है। तो इसमें 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक। पहला हीनयान और दूसरा है महायान। में क्या होता है? यह विभाजित हो जाता है। फिर बाद में ये जो महायान है, ये भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो ये वज्रयान में, और दूसरा है सहजयान में विभाजित हो जाता है। तो जो ये वज्रयान है, तो इसमें क्या है? जो सिद्ध संबंधित जो कवि हैं या वज्रयानी सिद्ध कवि आते हैं, तो ये वज्रयान की शाखा में आते हैं, ठीक है। जो कि क्या है? वज्रयान का मतलब है कि यह मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले या फिर सिद्ध कहलाएं, इसलिए इन्हें पंचकार की उपासना भी मिली हुई है या की जाती है। ये लोग करते हैं, जैसे कि मांस हो गया, मत्स्य हो गया, मदिरा हो गया, मुद्रा हो गया और मैथुन हो गया। तो इन सब से क्या है? इन सब पे इनको पकड़ बनानी पड़ती है। जैसे कि मांस जीवा पर अपना नियंत्रण रखना, मांस से। मत्स्य हो गया, ईड़ा और पिंगला पर नियंत्रण करना हो गया। फिर मदिरा हो गया, अयतरज हो गया, मुद्रा हो गया, सत्संग वगैरह से दूर। फिर मैथुन हो गया, कुंडली जागरण की, अपने कुंडली का जागरण किस प्रकार से करते हैं। तो ये सिद्ध साहित्य किस तरह से आया कि बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, जो कि हीनयान और महायान। और फिर महायान भी 2 भागों में बटा, वज्रयान और सहजयान। और ये वज्रयान क्या है? यही सिद्ध साहित्य से या सिद्ध कवियों से संबंधित है।
अगला प्रश्न है 34वां कि हिंदी के किस इतिहासकार के मत अनुसार शालिभद्र शुरू हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो यह गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा माना जाता है। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों का प्रथम कवि है सरहपा, जिसके बारे में भी मैंने बताया है कि इनका जन्म राहुल सांकृत्यायन ने 793 ईस्वी ठहराया है। फिर है इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो सबसे पहले कौन माने जाते हैं? सरहपा माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सरापा हो गए, फिर उनके शिष्य कौन से हो गए? सबरपा हो गए, फिर लोईपा हो गए, डोम्बीपा हो गए, और इसी प्रकार से क्या है, इनकी चलती रहती है परंपराएं। फिर अगला प्रश्न है 37 नंबर की, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपा है। ठीक है, 84 सिद्ध माने गए हैं, जिसमें से पहले सबसे कौन से? सरहपा है। इन्हीं को सब लोग पहले कवि, हिंदी के कवि भी मानते हैं। फिर सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सरहपा को किया है। 39 नंबर प्रश्न हो गया। 40 नंबर प्रश्न है कि 40 नंबर, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। ठीक, किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। और वहाँ पे जो सरहपा है उनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू जो राम कुमार वर्मा के द्वारा प्रथम कवि माने जाते हैं, तो थोड़ा स्वयंभू के बारे में भी समझ लेते हैं कि इनका जन्म 1783 ईस्वी दर्शाया जाता है, बताया गया है। 783 एडी है ना, 1783 ईस्वी में यह विद्वान होते हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, पयूम चरियू, रिठल मणि और स्वयंभू। ठीक, तो जैन साहित्य का भी पहला कवि इन्हें क्या है माना जाता है कि जैन साहित्य का, ये क्या है? जैन साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, जो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो इनका एक रचना है पऊम चरियू, जो कि अपूर्ण रहता है, पूरा ये नहीं लिख पाते, इनकी मृत्यु हो जाती है। किससे संबंधित है? रामचरित्र से संबंधित है। तो इसका विस्तार फिर इसको आगे कौन लिखते हैं? जो इनके पुत्र हैं त्रिभुवन, इनके द्वारा यह पयूम चरियू क्या होता है? पूर्ण किया जाता है। ठीक, और स्वयंभू को जो ये स्वयंभू है सिद्ध कवि, तो जैन कवि, तो इनको क्या माना जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास भी माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो सहज ज्ञान के प्रवर्तक है सरहपा। ठीक, सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा, जो कि 84 सिद्धों में माने जाते हैं, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर के जो पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, उसमें 84 सिद्धों की बात कही गई, जिसमें सबसे पहले कौन से आते हैं? सरहपा आते हैं। तो थोड़ा सा ये जो सहज ज्ञान आया है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सहज ज्ञान क्या है, बर्फे से समझ लेते हैं कि जो हम लोगों ने सिद्ध साहित्य देखा था, तो उसमें मैंने बताया कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है पहली शताब्दी में, है ना। जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड होता है पहली शताब्दी में, एक तो हीनयान और दूसरा है महायान। ठीक, फिर बाद में जो ये महायान है ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है, वज्रयान और सहजयान। तो सहजयान यही से संबंधित है कि जो सरल जीवन एकदम बना देते हैं, अपना सरल जीवन जीते हैं, तो वही सहजयान के अंतर्गत आते हैं। कि जो सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल कौन कौन से कथन सही है, तो इनके द्वारा क्या बताया गया कि वज्रयान में आकर महाशुकवाद का परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है कि वज्रयान में ही महाशुकवाद का परिवर्तन होता है। और उसके बाद दूसरा है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, तो क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि जो नाथ पंथ है वह सिद्धों की परंपरा से ही आया है, क्योंकि जो 84 सिद्ध थे उसमें गोरक्षनाथ का भी नाम आता है, जिनके द्वारा क्या है? नाथ संप्रदाय की स्थापना होती है, जो कि जो पश्चिम में जाकर के इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, तो ये गलत है। फिर सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो बिल्कुल ये कथन क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो सिद्धों का साहित्य है वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि यह कहते हैं कि क्या है कि इस पे जो संप्रदाय का एक क्या है? सांप्रदायिक प्रभाव हमको देखने को मिलता है, इसलिए इसको अलग रखते हैं। फिर सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, बिल्कुल सांकेतिक है, तो ये क्या कथन है? गलत है। तो इसमें पहला और तीसरा क्या कथन है? सही है। ठीक, सिद्धों का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है? तो
वज्रयान में आकर महाशुकवाद का प्रवर्तन हुआ, सही है। और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, बिल्कुल ये भी सही है। कुछ और तथ्य देखते हैं कि सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ, जो कि मैंने बताया था कि जो सिद्ध साहित्य है वो वज्रयान शाखा से हुआ। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहप्पा, जिनके बारे में मैंने बता दिया। फिर सिद्धों की कुल संख्या क्या है? 84, जो कि जो पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, जो कि वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा रचित है, तो इसी में 84 सिद्धों की बात कही गई है। और इनकी भाषा क्या है? संधा भाषा है। किसकी? सिद्धों की भाषा क्या है? संधा है। और इसमें सांकेतिक शब्द का क्या हुआ? प्रयोग भी हुआ है। यहाँ पे सुखवाद एक शब्द आया है, तो इसका क्या मतलब है कि महासुखवाद एक ऐसा दर्शन है जो क्या मानता है कि खुशी या आनंद ही जीवन का क्या है? सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य होता है। तो इनके विचार के अनुसार जो इंसान है वो हर वो काम करना चाहिए जिससे क्या हो? उसे खुशी मिले, और उस चीज से बचना चाहिए जो उसे दुख दे। तो ये क्या है? महासुखवाद। यही है कि जो हमें खुशी और आनंद का जीवन जीने में क्या हो? हमारा वह गोल हो। 44 नंबर प्रश्न 44, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुआ? तो कौन से सिद्ध से होता है? सरहपा होता है। ठीक है, सरहपा, सबरपा, लोईपा, डुम्बिपा, ये सब क्या 84 सिद्धों में आते हैं, जिसमें 4 क्या है? महिलाएं भी हैं, जिसके विषय में हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया। और 84 सिद्धों की जो बात है वह ज्योतिश्वर ठाकुर की पुस्तक वर्ण रत्नाकर में हमको देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे कुछ सिद्धों से संबंधित कुछ बातचीत यहाँ बताई गई है, थोड़ा इसको भी देखा था। सही 84 सिद्धों का क्या है? यहाँ पे प्रारंभ होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा था। 84 सिद्ध हैं जो कहाँ से आते हैं? वज्रयान से ही आते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है, हीनयान और महायान। ठीक है, तो फिर महायान भी 2 भागों में बढ़ता है, वज्रयान और सहजयान। तो वज्रयान की शाखा में क्या है? ये आते हैं। फिर है इसी में कि राहुल संकीर्तन के अनुसार तिब्बती सिद्धों की परंपरा सरहप्पा से प्रारंभ होती है। ठीक है, जो सरहप्पा है वह पहले कवि माने जाते हैं सिद्धों में, ये भी सही है। तथा नारोपा से पूरी हुई। फिर है भाषा इनकी क्या है? सिद्धों की भाषा संधा भाषा है, जिसके विषय में चर्चा किया। बौद्ध धर्म के विकृत रूप से इसका उद्भव होता है। ठीक है, जब बौद्ध धर्म क्या होता है? बिगड़ मतलब कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां आती है, दिक्कतें आती हैं, तो ये कई भागों में बढ़ जाती है। तो इसी से क्या है? सिद्ध साहित्य या भी जो वज्रयान शाखा है उसकी उत्पत्ति होती है। फिर रचनाएं कौन कौन सी है? दोहा, कोश और चर्यापद, इस तरह की रचनाएं इसमें लिखी गई सिद्ध में। और श्री पर्वत इनका क्या है? जो प्रधान केंद्र है वह श्री पर्वत है। यहीं पर ये लोग जाकर के बैठते थे और इसका प्रचार प्रसार करते थे। जो सिद्धांत चर्चा के ग्रंथ कौन कौन से? साधन समुच्चय हो गया, आदि कर्म प्रदीप हो गया, मंजूश्री मूल कल्प हो गया। सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान कौन कौन से? देखिए यहाँ पर बिंडल हो गया, हरप्रसाद शास्त्री हो गया, राहुल संकीर्तन जी हो गया, मोहम्मद शहीदुल्ला हो गया। मतलब ये क्या है? इन्होंने सिद्ध साहित्य के विषय में कुछ बातें हमें बताई हैं। फिर है अगला प्रश्न कि पुष्प या पुंड या पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो यह माना है शिव सिंह सेंगर जी ने। जो पुष्य है या पुंड है उनको पुष्य या पुंड या पुष्पदंत जिसे हम लोग कहते हैं, तो इनको पहला कवि किसने माना है? वह माना है शिव सिंह सेंगर जी ने पहला कवि माना है। तो थोड़ा पुष्पदंत के बारे में थोड़ा समय बताता हूँ कि जो इनका जन्म है वह 10वीं शताब्दी में माना जाता है, मतलब कि 10th सेंचुरी माना जाता है। और ये क्या थे? शिव भक्त थे। ठीक है, शिव भक्त तो थे, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं? ये जैन धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। पहले शिव भक्त रहते हैं, बाद में जैन धर्म को अपना लेते हैं। फिर यहाँ 3 इन्होंने रचनाएं लिखा, एक तो महापुराण, और फिर रणय कुमार जिसे हम लोग नाग चरित भी कहते हैं, नाग कुमार चरित, और तीसरा है जसहर चरियो, और फिर आदि पुराण भी लिखा और कोश ग्रंथ भी लिखा। तो जो महापुराण इन्होंने लिखा है उसमें 83 महापुरुषों को क्या है? जीवन की घटनाएं लिखा है, जो क्या है? राम कथा को भी क्या है? इन्होंने स्थान दिया है। जो और इनको क्या कहा जाता है? पुष्पदंत को भवभूति भी कहते हैं। किसका? हिंदी का। पुष्पदंत को भवभूति कहते हैं, हिंदी का। और शिव सिंह सेंगर इन्हें क्या है? भाषा या भाखा की जड़ कहते हैं। और पुष्पदंत स्वयं को क्या मानते हैं? अभिमान मेरु मानते हैं, काव्य रत्नाकर, काव्य कुल तिलक, और इन सब से क्या है? खुद को इन्होंने अपने को उपाधि दी है। भाखा या भाषा कहते हैं। ठीक है, किसको? अपभ्रंश में भाषा को भाखा कहते हैं। फिर अगला है 46 नंबर प्रश्न की इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन से हैं? तो सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? तो इसमें ए जो सिद्धों में पुराने हैं, और जो नाथ है उसमें मच्छेंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ, ये क्या है? पुराने हैं। तो ये दोनों क्या है? सही, ए और बी इसमें ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि सरहपा जो कि सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों में सबसे पहले कवि माने जाते हैं, और नाथों में सबसे पुराने मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य कौन हुए? गोरक्षनाथ हुए।
फिर 47 नंबर प्रश्न है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह किसका कथन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताया गया कि जो नाथ पंथ है वह सिद्धों से ही छटकर क्या हुआ है, आगे बढ़ा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 84 सिद्ध थे, उन 84 सिद्धों में जो गोरक्षपा थे वह वहां से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ कारण रहा होगा, मान लीजिए कि जो प्रचार प्रसार है उनके अनुसार ना हुआ हो या फिर उसमें कुछ त्रुटियां उनको नजर आई, तो वहां से वो साइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्ध थे ये कहाँ इनका सेंटर था? पूर्वी भाग में रहते थे। तो नाथ जो गोरक्षनाथ थे वो निकल करके जाते हैं पश्चिमी भाग में, पंजाब हो गया, राजस्थान, इस साइड जाते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक, तो इसमें जो नाथ संप्रदाय है उसका जो प्रवर्तक है वह गोरक्षनाथ को माना जाता है। और जो वज्रयान की परंपरा में जो शैव मत की रोड में नाथ संप्रदाय की क्या होती है? स्थापना होती है, और नाथ संप्रदाय का संस्थापक गोरक्षनाथ को माना जाता है। और इसमें आदिनाथ इसमें जो शिव को माना गया है, जो आदिनाथ है इसमें शिव जी को माना गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह इनका जो नाथ पंथ नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है, नाथों ने क्या किया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि नाथों ने हठ योग की जो प्रवर्तन है उसने किया। हठ योग का क्या मतलब है? ह से हो गया हमारा सूर्य और ठ से हो गया चांद। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, एक जो सट चक्र को कैसे जगाया जाता है कि अपने जो कह सकते हैं कि ये जो ईडा नाड़ी हो गया जो सूर्य का प्रतीक है, फिर पिंगला नाड़ी जो चंद्रमा का प्रतीक है, तो किस प्रकार से जो एक व्यक्ति है अपने एक तरीके से कह सकते हैं जो जागरण है सट चक्र का किस प्रकार से करता है, तो या अपनी बुद्धि का किस तरह से वह या जो अमृत है किस प्रकार से वह उसका पीता है या फिर किस तरह से उसको पूर्ण करता है, तो इसके अंतर्गत बताया गया है हठ योग के द्वारा। ज्ञान की प्राप्ति कह सकते हैं एक तरीके से। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुरानी हिंदी कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में प्रचलित थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो इन्होंने क्या किया, रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी कहा है। फिर प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? तो प्राकृताभास से क्या हमारा मतलब है? जो अभ्रंश जिसमें हो, जिसमें प्राकृत और अभ्रंश हो तो प्राकृताभास कहते हैं। फिर 50वां प्रश्न है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो 10वीं से 14वीं शताब्दी है उस आदिकाल के अंतर्गत रखा है। आदिकाल का नाम आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी दिया ही है। और 51 नंबर प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। 52 नंबर प्रश्न है कि पुरानी हिंदी का नामकरण भी किसने किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। हम लोगों ने 50 प्रश्नों को किया जो कि अन्य अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही प्रयोग रहा होगा या हेल्पफुल रहा होगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं और कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और थोड़ा जल्दी कर सकूं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।